हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। एमफिल पीएचडी के जो भी पर्सन रहेंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है और स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अगर आप एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, नहीं लगती है तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रयास आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च प्रपोजल की नीड क्या हुई, हमें क्यों जरूरत पड़ी और उसका पर्पस क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम प्रोवाइड कराएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल प्रपोज कि हमें क्या करना है, हमारी क्या इंटेंटेड प्रोग्राम है, हम किस तरीके से काम करेंगे। इस वजह से हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं। उसके बाद हम जो आपका रिसर्चर है, जो खुद आप हैं, उसको आप खुद अपनी रिसर्च को राइट डायरेक्शन में ले पाएंगे, ले जा पाएंगे इस रिसर्च प्रपोजल के थ्रू। ठीक है, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो एक आउटलाइन प्लान होता है कि आप रिसर्च वर्क अपना कैसे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितने टेन्योर में करेंगे। इस वजह से रिसर्च प्रपोजल की डिमांड होती है, इस वजह से हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं। राइट, तो आपको पता होगा किसी भी हम कोई भी सफर करना शुरू करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो उससे पहले हमें कोई ना कोई एक प्रपोजल बनाना होता है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। तो उसी तरीके से ये भी रिसर्च करने से पहले हमें प्रपोजल बनाना पड़ता है। राइट, उसके बाद पर्पज की बात करें तो पर्पज ये है कि जो आइडिया आप खुद अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं वो आप सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू प्रिपेयर करेंगे और टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे, तो वो आपका वर्क बहुत अच्छे से, बहुत ही कन्वीनियंस आपके समझ आ सकेगा, दूसरों को भी और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए रिसर्च प्रपोजल की जरूरत होती है। राइट, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। जो आपका टाइटल होता है, सबसे पहले हमें टाइटल की जरूरत होती है कि हमें जो वर्क करना है वो उसके लिए हम कैसे टाइटल यूज करें, कैसे टाइटल डिफाइन करें, कैसे टाइटल का आइडिया लाएं, कैसे चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो आपका टाइटल होता है वो आपका मेन आइडिया होता है आपकी स्टडी का, कि आप किस पर काम करना चाहते हैं, ये आपका डिफाइन करता है। ये टाइटल होता है दोस्तों, वो आपका कंसाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपकी पर्पज है रिसर्च करने का वो आपका वहां पर डिफाइन होना चाहिए। राइट, और उसका जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका क्लियर इंडिकेशन मिलना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके क्लियरली उस टाइटल में दिखना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, पर्पज क्या है और स्कोप क्या है, वो आपका रिसर्च का उस टाइटल में झलकना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो मैंने स्टडी की थी मनरेगा के थ्रू आपका वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने देखने का प्रयास किया कि इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा का क्या इम्पैक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट करने में। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ये देखने का मैंने प्रयास किया। और वो किसके संदर्भ में देखने का प्रयास किया, मैं देखने का प्रयास किया महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के संदर्भ में। ठीक है, तो एक तरीके से आपको पता लग गया कि मैं क्या स्टडी करना चाहता हूं, और बिल्कुल ही आपके बहुत छोटे से हेडिंग में बहुत से अच्छे से आपको टाइटल समझ में आ गया। अभी दूसरा भी आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं। वो आपका है जट्रोफा प्लांटेशन इन सेमी एरिड जोन ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि इसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि जट्रोफा प्लांटेशन सेमी एरिड जोन में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कैसा उग सकता है, उससे कैसा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका स्टडी का जो भी टाइटल होना चाहिए वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए और रिप्रेजेंट करना चाहिए कि किस तरीके से आप काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ज्योग्राफिकल एनालाइज यहाँ पर ऐड किया है, ताकि उन जो भी पहले देखे कि ये टॉपिक किस पे है तो ज्योग्राफिकल एनालिसिस के आधार पे देख ले कि ये इसमें कोई प्लांटेशन की वैसे बात नहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई करेगा इस स्टडी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी में रख सकते हैं। ये आपका टाइटल पेज का फॉर्मेट होता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप फिर से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। राइट, एब्स्ट्रैक्ट की बात करें दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट में अपनी स्टडी का एक तरीके से कुछ 2 या 3 लाइन में हमारी स्टडी का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जट्रोफा जो आपका टर्कस है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद आपका जो मैंने कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो यहाँ पर डिफाइन किया है कि हमारा सीरियस इशू है, हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज की साइड जाना है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं। फिर बाद में आपके इंडिया के संदर्भ में आप ले आए कि ये आपकी क्यों डिमांड हुई, क्यों आप इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में बता दें, और कोई भी इनिशिएटिव किसी पर्सन के द्वारा पहले लिया गया हो तो वो भी आप डिफाइन कर दें, राइट। उसके बाद किसको फायदा मिलेगा वो भी आप थोड़ा डिफाइन कर दें ताकि वो पता लग सके कि क्या चीज़ आपकी होंगी। उसके बाद उस प्लांटेशन की कुछ बेनिफिट, जो आपके उस काम करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या आप कुछ देना चाहते हैं समाज को, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दें। और उसके बाद आपकी जो स्टडी का एम है, जो भी आप खोजना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें ताकि जो भी रिसर्चर है, जो भी आपके वहाँ पर मेंबर बैठेंगे, उनको पता लग सके कि ये पर्सन काम किस पे करने वाला है और क्या इसमें रिसर्च करने वाला है, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे और उसके साथ साथ आपके कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दें ताकि पता लग सके कि हमारा क्लियरली पता लग सके कि काम किस पे हम चलेगा, ठीक। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक है या सब्जेक्ट है, उसका बैकग्राउंड, ओरिजिन कहाँ से हुआ और डिफाइन करेंगे कि वो आपका उसके बारे में, जैसे कि आपका यहाँ पर जोट्रोफा की बात करें, मनरेगा की बात करें, और भी कोई टॉपिक से आप बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसको, जैसे मनरेगा क्या है उसके बारे में डिफाइन कर देंगे। तो एक तरीके से उसकी डेफिनेशन हो गई। ओरिजिन कहाँ से हुआ आपका, वहां पर ये लिख देंगे कि ये आपका 1991 में हुआ, आपका 2000 में हुआ। इस तरीके से जो भी आपका ओरिजिन होता है वो आपके टॉपिक के बैकग्राउंड आप बताएंगे, राइट। आपकी मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने जो स्टडी की वो आपकी कहाँ से आपको उसकी जिज्ञासा हुई, मोटिवेशन मिली, ये चीजें आप थोड़ी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसमें ये होता है दोस्तों कि आप ये मत कहना कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे डॉक्टर लगाना है, तो इसलिए मैंने ये आपका प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ। नहीं, हमें रिसर्चर के रूप में काम करना है और उस प्रॉब्लम को हमें रियली में आइडेंटिफाई करके और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, इसलिए हम वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, राइट। उसके बाद फ्रेमवर्क की बात करें तो जो भी आपके ओवरव्यूज हैं, जो भी आपके ब्रॉड वर्क हैं, फ्रेमवर्क के कैसे कैसे काम करेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। नीड क्यों हुई उस रिसर्च की, किस वजह से हमें जरूरत पड़ी कि ये रिसर्च होनी चाहिए, वो भी आप वहां पर देख लें, ठीक है। आप मेंशन कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क होता है, कैसे ये काम होगा, वो थोड़ा सा प्रीवियस स्टडीज को देखकर अपना मेंशन कर दें। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो आपकी होती है वो आप डिफाइन कर दें, जो भी आपका क्या आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, क्या आप खोजना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो आपकी जो स्टडी एरिया है, जो भी जिस क्षेत्र की आप स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ की कुछ प्रोफाइल आप दिखाएंगे कि आपका एरिया कौन सा है। गित नहीं कि हम कुछ स्टडी कहाँ की करने वाले हैं और उसका मैप नहीं दिया, तो मैप या स्केच आप वहाँ पर दे सकते हैं कि उससे पता लग सके अदर पर्सन को कि वहाँ कहाँ पर ये आपका एरिया है, ठीक। उसकी डेमोग्राफी के बारे में मेंशन कर सकते हैं, कल्चर के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, या और कुछ भी चीज़ें जो होती हैं आपकी की फीचर्स वहाँ स्टडी एरिया की, वो मेंशन कर देंगे तो उससे थोड़ा सा बेहतर आइडिया लग जाएगा कि जो भी पर्सन होंगे उनको, ठीक। फिर इसके बाद आपके जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो भी आपका पहले उस पर काम हो चुका है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके हमें कुछ जो ऑलरेडी मतलब कि जो काम हो चुका है, जो आइडियाज़ उनसे मिले हैं, वो हमें देखने हैं कि हम इससे पहले किसने काम इस पर नहीं किया है, वो टॉपिक हमें वहाँ पर चूज करना है। उसके साथ साथ हमें रिसर्च गैप देखना है। रिसर्च गैप का मीनिंग ये है कि टाइम टू टाइम क्या इवोल्यूशन उससे स्टडी में हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में कितना इवोल्यूशन हो रहा है वो हमें मेंशन करना है, वो हमें देखना है। उसके आधार पे जो जो काम हो रहा है उसके आधार पे हमें देख के और काम करना है। तो रिसर्च गैप में ये होता है कि जैसे आपका कोई स्टडी आज हुई है, सपोज कीजिए 2020 में हुई है, तो 2021 में जो स्टडी होगी, एक तरीके से हमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना जो रिसर्च है उस टॉपिक के स्पेसिफिक वो हमें देखना है, ताकि हमारी जो रिव्यू है, एक तरीके से हमारी रिसर्च है, उसके बारे में हम बता पाएँ। फिर बाद में कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज उसके रिलेवेंट कौन कौन सी हैं उस एरिया के रिगार्डिंग, वो हमें मेंशन करनी है। उसके बाद उसमें रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स और आपकी रिसर्च स्ट्रेटेजीज आप कौन सी लेकर आएंगे, तो वो स्टडी करके आपके जो एरिया के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर लेंगे और उसका आइडिया आपको मिलेगा। जो प्रीवियस वर्क है किसी ने कर रखा है उस पर्सन पे, हो सकता है वो आपका टॉपिक जो आप करना चाहते हैं वो किसी ने नहीं किया हो, लेकिन उस पूरी की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग किसी ना किसी पर्सन ने उस पर काम किया होगा। उसके बाद जो भी उनके द्वारा अनआंसर्ड जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो अपनी रिसर्च में आप लेकर रिसर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, ठीक।
स्कोप की बात करें तो स्कोप आपकी स्टडी का क्या स्कोप है वो आपको मेंशन करना होगा। तो आइडेंटिफाई कर लें कि अपनी जो बाउंड्रीज हैं, आपकी वर्क के बाउंड्रीज के क्या क्या होने वाली हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की हर एक लिमिटेशंस होती हैं, हर एक पर्सन का एक एरिया होता है, हर एक क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग अपना काम करें। ये तो है नहीं कि हम ये जो स्टडी है वो पूरे इंडिया ही कर लेंगे, पूरी वर्ल्ड की कर लेंगे। एक स्पेसिफिक आपका ज्योग्राफिकल एरिया होगा, कुछ डेमोग्राफिक एरिया होगा, तो बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी स्टडी है उसको देख लें। और जो भी आपकी स्पेसिफिक पीरियड है स्टडी का, वो आपका स्टडी का मेनली अगर बात करें पीएचडी में, तो मेनली आपका 3 साल में काम हो जाए, ऐसा सोचकर आपको चलना है। क्योंकि आपको ये मत सोचना कि 5 साल चलाना है, 3 साल में आप सबमिट कर सकते हैं ना। तो 3 साल तक आप ये सोच के चलें कि मुझे ये 3 साल में पूरा काम करना है, तो किस किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन की बात आती है, तो आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है या क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी आपके वेरिएबल्स हैं जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके वहाँ पर मेंशन कर दें, उसको एक तरीके से क्लियर वे में आप मेंशन कर देंगे। तो आपका जो भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा उसको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जनरली जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकस एरिया जो होता है, आपके जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका डिस्क्राइब करना चाहते हैं या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिन वेरिएबल्स को, उनके अकॉर्डिंग आप फोकस करके उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बनाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए होना चाहिए। और जो भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, वो एक स्मार्ट लेवल पे बनाने आपको हैं। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए क्योंकि आपको उसको मेजर कर सके, अटेनेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक जो आपकी बिल्कुल वहां पर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। और एक टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च डिजाइन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए। देखो स्टडी में दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टडी में करने को कुछ नहीं है, स्टडी में करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको स्पेसिफिक टाइम में करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टडी की कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर आपका एक और भी क्वेश्चन उठ जाता है, एक ऑब्जेक्टिव और बन जाता है। हम सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये किसी रिसर्च में अभी तक नहीं हुआ है। आप हो सकते हैं एक्सेप्शन, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। अभी हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको फ्रेम कैसे करेंगे आपका, ये आपके साथ मैं डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आप करना चाहते हैं, जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में आप मेंशन करेंगे कि मेरे को ये काम करना है। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, उसको आप लेकर चलेंगे। जो भी आपकी डिफाइन आपकी टर्म होती हैं, उसको हर एक को आपको यूज करना है और डिफाइन करना है रियलिस्टिक, रिलेवेंट और पॉसिबल मेजर्स के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, ज़्यादा हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा चूज कर देते हैं, किसी स्टडी से उठाया और हमें अच्छा लगा उसको हम यूज़ कर लिया। लेकिन दोस्तों मेजरली आपका 7 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम्ड है, टाइम कम है और उसके आधार पे हमें काम करना है। तो मेनली आपकी मैं तो ये कहूँगा कि 3 से 5 जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हों वो ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। ठीक, तो ये आप देख लें। हाइपोथेसिस की बात करें तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जो आपका बैकग्राउंड है उस स्टडी का, उसके बारे में और ऑब्जेक्टिव के बारे में कोरिलेट करने का, उसके बारे में एक तरीके से स्टडी करने का रिसर्च में कि उसका बैकग्राउंड क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस जनरेट कर देते हैं। तो एक तरीके से ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम बाद में वैलिडेट करके और उसको टेस्ट करते हैं। वो हो सकता है कि वो आपकी स्टडी है वो टेस्ट करने के बाद वेरीफाई भी हो सकती है और उसको रिजेक्ट भी हो सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो ये आपके हाइपोथेसिस आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है। राइट, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हम सैंपल साइज जो चूज करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट की बात करते हैं, तो कुछ हमारा डाटा होता है वो सेकेंडरी होता है, कुछ हम प्राइमरी फील्ड सर्वे के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं, जो एक चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनरी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग होते हैं, तो इनको हमें डिफाइन करना है। तो पास्ट टेंस में हमें उनको डिफाइन करना है कि हम ये काम करेंगे, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस लिखना है।
सेकेंडरी डाटा की बात करें तो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है या सेंसस यूज़ करेंगे, और कुछ भी आपका जो पब्लिश्ड है डॉक्यूमेंट है, पब्लिश्ड है जर्नल, जिसमें भी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश है तो वो सेकेंडरी वर्क में काम करेगा। उसके साथ हम सैंपल साइज की बात करें तो सैम्पलिंग मेथड्स कुछ यूज़ करेंगे, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें, हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ करें, किस तरीके की हम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे वो आपकी डिफाइन करनी होगी। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसका मेथड को आप कैसे काम करेंगे ये आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद पॉइंट आता है डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, डाटा कलेक्शन के टूल्स कौन से होंगे वो आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप क्या तो क्वेश्चनरी के थ्रू करेंगे, या आप डिस्कशन ग्रुप के थ्रू करेंगे, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ArcGIS हुआ उसके थ्रू कर सकते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू कर सकते हैं, और भी चीजें हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चनरी अगर आप करते हैं तो क्वेश्चनरी को आप ये देखेंगे कि वैलिडेशन है कि जो हम स्टडी करना चाहते हैं वो आपकी क्वेश्चनरी में है या नहीं है, और वो स्टडी जो आप करना चाहते हैं वो उस क्वेश्चनरी से कंप्लीट हो जाएगी क्या। तो ये क्वेश्चंस आपके लेकर आने हैं, और उसके बाद आप पायलट सर्वे भी जा सकते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि जो हम खोजना चाहते हैं वो चीजें आपके रियली में है क्या, टेस्ट कर सकते हैं उसको जाकर, राइट। उसके बाद रिसर्च मेथोलॉजी में एक प्रोसेस होती है, रिसर्च प्रोसेस होती है। उसके बाद हम ऑपरेशनल उसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं कि हमें कैसे काम करना है। कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और पायलट सर्वे के थ्रू हम कुछ उसको डाटा कलेक्शन और जो एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम पायलट सर्वे करते हैं कि वो रियलिस्टिक में वहाँ पर जो चीज़ें हम क्वेश्चनरी या और कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं वो चीज़ें आपकी रियली में है भी या नहीं। तो एक तरीके से एक दो सैंपल हम वहाँ पे चेक भी करते हैं, और उसके बाद जो भी आपके डाटा आते हैं उसको डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज कर लेते हैं, ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, राइट। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि लिमिटेशंस आपकी स्टडी की हर एक होनी चाहिए। तो लिमिटेशंस हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ होती है। कुछ एक क्षेत्र होता है, वो आपका स्कोप होता है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड स्टडी में आपका होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आप हर एक चीज़ को वहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। आपकी जो इंडिकेट करना चाहिए जो आपका स्कोप है वो आपकी फर्दर स्टडीज़ में कैसे आप करेंगे वो चीज़ें आपकी पता होना चाहिए। और आपकी जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपके जो भी पर्सन आपको जो रिसर्च प्रपोजल को पढ़ रहा है तो उसको ये पता लगना चाहिए कि इस पर्सन में कुछ स्पिरिट है, कुछ वो खोजना चाहता है, और वह फुल हार्टेड रिसर्च एफर्ट के साथ ये कुछ काम करना चाहता है। तो इससे लिमिटेशन से अगर आप लिमिटेशन नहीं देंगे तो उसको ये लगेगा कि ये तो अपना हवाई बात कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो आप फुल हार्टेड रिसर्च एफर्ट के साथ अपनी स्टडी को अच्छे से करेंगे तो आपकी अच्छे से काम चलेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी की बात करें तो आपके दिमाग में हरदम ये होना चाहिए कि वाई यू डू, ये काम कर क्यों रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर बाद में जो भी आपके ऑलरेडी आपने जान लिया, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे आइडिया आया ये इस स्टडी का, ये आपके क्वेश्चंस वहाँ पर इंटरव्यू के समय उठते हैं तो उनको आपको पहले से ही देख लेना है। और स्टडी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें खोजना चाहते हैं, क्या हम रियली में फाइंड आउट करके समाज के सामने हमारे जो भी सोशल जो भी हमारी गवर्नमेंट के आगे कुछ चीज़ें हम रिकमेंड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपका रेफरेंसेस आता है। रेफरेंसेस का ज़्यादातर सोशल जो आपकी स्टडीज़ होती हैं उसमें एपीएस स्टाइल यूज़ किया जाता है, और ये आपका जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है वो अलग अलग डिफर करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर रेफरेंस स्टाइल कुछ मेंशन किया हुआ है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका रेफरेंसिंग होता है। सबसे पहले आपका जो नेम आता है, जिस भी ऑथर ने जिस भी पर्सन ने उसको दिया है, उसको पब्लिश किया है, उसके बाद उसका टाइटल आता है, वो ईयर आपका यहाँ पर मेंशन होता है, उसके बाद किस जर्नल में वो आपका पब्लिश हुआ है, वो आपका पेज नंबर भी क्या है, तो वो भी मेंशन करके पूरा रेफरेंसेस दे सकते हैं। रेफरेंसेस देना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी वर्क को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्क का क्राइटेरिया भी उस वर्क को अपना एक तरीके से रेफरेंसेस में अगर यूज़ करते हैं तो आपकी एथिक्स के अकॉर्डिंग होता है कि हम किसी का वर्क यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका ये नाम भी दे रहे हैं कि ये वर्क यहाँ से मैंने लिया है, इसको मैंने स्टडी किया है। तो इससे आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपका डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आप पहले से ही अगर डिफाइन कर देंगे तो और क्या क्वेश्चन उठेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आप अगर देख लेते हैं तो आपके कोई भी इंटरव्यू, कोई भी आपके यूनिवर्सिटी चले जाएँ, किसी भी
तो ये आपके कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और इस टॉपिक पे ये कुछ आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, ये आपका डेफिनेटली मिलता है। तो दोस्तों अभी आप खुद डिसाइड करें कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला हो तो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाएं, कोई इश्यू नहीं। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको लगता है इससे बहुत बेनिफिट मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, मैं उनको भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।